अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? हम ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड कप में अपसेट्स का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। और वो टीम जिसको हमने हराया था अभी हमारे दूसरे मैच में या पहले मैच में, नेदरलैंड्स की बात करें, पहला मैच था नेदरलैंड्स को, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और तुक्के से नहीं हराया है, बाकायदा टीम वर्क काम करके एक स्ट्रैटेजी के साथ मैच खेलते हुए हराते हुए नजर आई है टीम नेदरलैंड। टीम साउथ अफ्रीका कि मैच पड़ जाना तो वो मैच पड़ गया था। मतलब साउथ अफ्रीका परहैप्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। नेदरलैंड्स इज अ रिलेटिवली न्यू टीम और हमने भी अभी उनको हराया था एंड दे आर ओके विद व्हाटएवर दे आर डूइंग। लेकिन कल उनकी खुशियां, मतलब इतनी मेजर टीम को उन्होंने बड़े कन्विंसिंगली हराया, खुद जीते। इट वाज क्वाइट अ ट्रीट टू वॉच। इट वाज इंडीड अ ट्रीट टू वॉच। और ज़रा आपको ब्रीफ भी दे दें कि किस तरह से मैच हुआ। क्वालिफाई टीम नेदरलैंड ने फेवरेट टीमों में शामिल जनूबी अफ्रीका को एक्चुअली 38 रन से शिकस्त दी है और इससे पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, जो एक और अपसेट था। हमने उसके बारे में भी तफसीली यहाँ पर बात की थी अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि हुआ क्या वहाँ पर, और जिसके बाद बज़ाहिर टूर्नामेंट अब ओपन होता नज़र आ रहा है। तो पर्टिकुलरली नंबर 3 और 4 के जो स्लॉट्स हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल हमारे ग्रुप में ही है ना नेदरलैंड, तो वो बिल्कुल ओपन हो गए हैं। पाकिस्तान अपना अगला मैच जुमे को खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके लिए हमने भरपूर प्रैक्टिस वगैरह की है। एक्चुअली आज जो ट्रेनिंग सेशन है वो कल भी होगा, कल भी हुआ था, कल भी हुआ। 12 घंटे ट्रेनिंग की और हमारे जो बैटर हैं सऊद शकील, जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, उन्होंने कहा कि भाई भारत को हराना मकसद नहीं है, मकसद तो ये है कि हम सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक पहुँचें, विच इज़ राइट। सो क्या कहूँ, वैसे अब्दुल्ला के जज्बात में एक बात निकल गई है, जैसे 12 घंटे प्रैक्टिस हो रही थी। नहीं, 12 प्लेयर्स थे, 2 घंटे प्रैक्टिस हुई थी। अच्छा सॉरी इतना भी कोई हम मतलब मैं वैसे चाह रहा था कि हम जंप मार के ना, मैंने कहा पिछला मैच हारे, शायद ज़्यादा जज्बाती हो गए। 7-8 घंटे तो भाई बंदा कर ही लेता है प्रैक्टिस, इसमें क्या है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने 2 घंटे की थी, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। मतलब फ्राइडे को मैच है ना, तो 2 घंटे तो यूं गुजर जाते हैं। अच्छा, तो आप 2 घंटे तो जिम में गुजर जाते हैं। जो भी है दे प्रैक्टिस और आज भी करेंगे प्रैक्टिस। कुछ हम आपको उनकी विजुअल्स भी दिखा देंगे प्रैक्टिस करते हुए। सऊद शकील ने क्या कहा है वो सुना दे। ये चल रहा है, अच्छा चलो वो तो सुना ही सकते हैं। इंडिया वाला मैच अब गुजर गया और एक तरीके से हमारा बैड दिन था वो गुजर गया और हमारा माहौल पहले दिन से काफ़ी ज़बरदस्त है और हम काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं। शुरू के 2 मैचों में हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, तो सारे बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ईगर हैं और कोशिश करेंगे अच्छा खेल पेश करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और यहाँ जीतते हैं और अपनी पोजीशन को और मुस्तहकम बनाते हैं। अगर आप हारते हैं तो थोड़ा सा आपका मोरल होता है, लेकिन उस चीज़ को बहुत अच्छा हमने कवर किया और उसी चीज़ को वहीं पे अहमदाबाद में ख़त्म किया और एक नए बूस्ट के साथ हम वहाँ से निकले कि यार सिर्फ अभी ये पहला मैच हम हारे हैं, शुरू के 2 मैच हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे खेले हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि उस मैच को जल्दी से जल्द भुला दिया जाए और कोशिश हमने यही की उसको भूल गए और अब जो हमारा नया चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा मैच है, तो पूरा फोकस अब उस पर है कि यार उसमें हमें विक्ट्री कैसे हासिल करनी है। आगे जो है पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है और हमारा जो फोकस है वो यही है कि इससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और उसके लिए हमारे पास 6 मैचेस हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वो मैचेस जीतें और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अगर इस तरह से आप मैच हार जाएं तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो श्योर है कि आप पे क्रिटिसिज्म होगा, बट जैसे आपने कहा कि अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है और हमारा जो गोल था वो ये नहीं था कि हमने सिर्फ इंडिया से जीतना है। हमारा गोल ये है कि हमने यहाँ पे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतनी है और इसके बाद जो जैसे मैंने कहा कि पहला स्टेप ये है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। ठीक है, इंडिया से भी जीत जाते तो अच्छा ही होता, लेकिन वर्ल्ड कप में अभी पाकिस्तान के मैं कह रहा था कि नवाज और सऊद को हमारे अतीक भाई और फैजान को देख के थोड़ी तसल्ली तो हुई खुशी तो होगी ना, कोई तो पहुंच गया। हाँ, कोई तो पहुंचा और किसी से बात तो कर सकते हैं और हमारा मौक़िफ़ भी दुनिया तक, पर्टिकुलरली हमारे मुल्क वालों तक पहुंच सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में तो इंसान वैसे ही जो माहौल था अकेलापन महसूस करने लगता है ना कि भाई यहाँ तो कोई भी अपना नहीं है। फिर ये एग्जैक्टली अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स रिपोर्टर्स जिनको आप पहचानते हैं, जानते हैं, जो आपकी आवाज़ आवाम तक लेके जाते हैं, वो भी आपको नजर ना आए तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल तो हो ही जाता है। हैविंग सेड दैट जी 6 मैचेस जो हैं अभी पाकिस्तान के बाकी हैं और शायकीन बड़े पुरुम्मीद हैं कि ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर पाकिस्तान वापस जीत के ट्रैक पर आ जाएगा। आपको लग रहा है? इंशाल्लाह। ओके, तो पाकिस्तानी कैंप को सेहत के भी बाय द वे मसाइल हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया है, शाहीन आफरीदी और उसामा मीर भी बुखार का, उसामा तो पहले ही बुखार का शिकार थे लेकिन अब वो सेहतियाब हो गए हैं। वैसे ये ट्रैवलिंग वगैरह में होता भी है, मेरा ख्याल है कि वायरल अक्रॉस द बॉर्डर भी फैला हुआ है। खिलाड़ियों के डेंगू और कोविड टेस्ट भी लिए गए हैं।
टीम ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स की सेहत पर तशवीश की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान टीम आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 4 5 3 घंटे 3 घंटे दोबारा ट्रेनिंग करेगी। उधर ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका को एकतरफा शिकस्त देकर पुरएतमाद है और मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की मजमूई परफॉर्मेंस बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम हरा देंगे। ऑलराइट, ओके, अच्छा जी। ये जो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ है सर्टनली अपसेट है, जिस पे क्रिकेटिंग हल्के और शायकीन और क्रिकेट कमेंटेटर्स कुछ हैरान भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़रा अम्यूज्ड भी हैं कि किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हराया है नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, क्या कहेंगी, ये क्या हो रहे हैं अपसेट्स? ऑब्वियसली कोई भी मेजर टूर्नामेंट होता है, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स के लिए तो लाइक बिग जिसको कहते हैं ना, फेदर इन देयर कैप। बिल्कुल है। और कल मैं आपसे कल ये परसों बात कर रहा था कि ये पार्टी स्पॉयलर्स होते हैं, तो ये जो है हमारे लिए राह हमवार कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जैसे जिक्र किया 2 टॉप की टीमें हैं, वो वहाँ पे मौजूद है, 3-4 के स्लॉट खुलते जा रहे हैं। हाँ, अब वो दो का जो स्लॉट है, एक मार जो है भारत को भी पड़ जाए और न्यूजीलैंड को पड़ जाए ना, तो फिर बहुत मजा आ जाएगा, फिर सब लेवल फील्ड बराबर हो जाएगी ना। तो अभी पाकिस्तान के लिए मगर साथ साथ ये भी जरूरी है कि एक इम्पोर्टेंट मैचेस जीत जाएं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी इस वक्त इतनी मजेदार टीम नजर नहीं आ रही, वो उनमें चीज स्पार्क नजर नहीं आ रहा, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि उनको पकड़ने का। उन्होंने अभी पहले ही मैच जीता, अभी 8वीं पोजीशन पे है। अब ये देखें ना, कल अगर ऑस्ट्रेलिया खुदा ना करे अगर जीत जाए तो फिर वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, पाकिस्तान की नजदीक आ जाएगा। और इससे अंदाजा लगाएं कि हमें रन रेट कितना इम्पोर्टेंट इस वक्त है कि कल जो था वो साउथ अफ्रीका का जो रन रेट था 2 पॉइंट समथिंग था, आज वो 1.38 हो गया। इतना अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को ऑल्दो हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी सिकू, लेकिन आपको पता ही है कि हम अपने बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, बिल्कुल ये हम ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो तो है ही, वो तो है ही हम। और ये दोनों लड़कों ने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे लगता है कि कल उनकी अच्छी ब्रीफिंग हुई है, कल हमारे शो में हाँ साथ नवाज ने उससे, और उनकी अच्छी ब्रीफिंग हुई है। कल एक जिक्र हो रहा था कि उनका एक डिनर था जिसके अंदर सिर्फ टीम थी और बाबरी साहब थे जो उनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया होगा कि जो एक चीज गुजर गई है पलट के मत देखो, आगे की तरफ देखो। हमने पीछे मुड़ के देखा, उसको अपने जहन में रखा, तो वो मार खाने वाली बात है, वो आपको और डिप्रेस कर देगी। तो इससे बेहतर है कि आप आगे की तरफ देखें, हमने आगे जाके क्या करना है, और आगे हमने यही करना है कि हमने 3 मैच 6 में से 4 मैच तो जीतने ही जीतने हैं। तो हम सेमीफाइनल के लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट सेमीफाइनल है कि हम टॉप 4 टीमों में आ जाएं, मगर उसके अंदर हमें अपना रन रेट भी बेहतर करना है और हमने जो है वो मैचेस भी जीतने हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि ऊपर की जो 2 टॉप टीमें न्यूजीलैंड और इंडिया, उनको एक दफा झटका लगना चाहिए, जो पार्टी स्पॉयलर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह लगेगा, उनको भी झटका लगेगा। अभी तो आपको बताइए काफी मैचेस हैं और इट कैन बी एनीबॉडीज डे। जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा रहा है, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा रहा है, तो फिर किसी मैच में हो सकता है इंडिया भी किसी और टीम के हाथों शिकस्त का सामना कर जाए। और ये भी हो सकता है सिकंदर के एक वो टेंशन, एक आपको पता ना, एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया मैच की। उससे पहले तो 2 हम जीते थे, वो मैच नहीं जीत पाए और हारे भी किस तरह के लगता था, गिव अप भी कर दिया। मे बी दैट टेंशन इज ओवर नाउ और दे कैन मूव ऑन। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जो स्पोर्ट, देखिए ये खेल होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ गया हुआ है, आई एम श्योर, जो मैंने कल डिनर का जिक्र किया है कि जो हम कल बात कर रहे थे कि ये कैसा डिनर था जिसमें सिर्फ टीम थी, कोई सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था, तो इसका मतलब है, और साथ में डॉक्टर थे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने उनको अच्छी तरह ब्रीफिंग की, उनके साथ सेशन किया है, उनको समझाया है, और वो पलट के देखने वाली बात की, जी मुड़ के ना देखो, बस आगे की तरफ चलो। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। जो फ्रस्ट्रेशन या जो एक फीलिंग आती है कि हमने एक बड़ा मैच हार गए, वो खत्म करें। तो आई एम 100% श्योर कि हम उठ सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा अनप्रिडिक्टेबल है, हमारा रिदम आया नहीं, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह टीम दोबारा जो है वो उस रिदम में आ जाएगी। तो लेट्स होप, और हम सब उनको बैक कर रहे हैं कि जी आप किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे, ताकि हम सेमीफाइनल का जो मजा है वो ले सकें इंशाल्लाह। और पता है क्या, जाहिर है if you look at a bigger picture, हम यही चाहेंगे कि हम सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक खेलें, इंडिया हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्टीमेटली हम बात करें ना कि
वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप बाय स्टेप कि पहले सेमीफाइनल का टारगेट करें एंड देन विल डिसाइड अबाउट द फाइनल के किस तरह खेलना। मैं जरा उसके अगले स्टेप तक पहुंच गया था। आज के मैच की बात कर लें, अफगानिस्तान का जाहिर है मुराद बुलंद होगा। आज उससे पहले एक नेट रन रेट की भी हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि हम जब पॉइंट्स देखते हैं ऑन द टेबल तो 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स वो सारों के होते हैं, लेकिन नेट रेट अगर रन रेट देखें तो हमारा नेगेटिव में चल रहा है। तो इसमें आपको पता है कि अगर हम जीत भी जाएं कुछ मैचेस लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू द लेवल जो बाकी टीमें जीत रही हैं, तो हम फिर भी नीचे हो सकते हैं। दिस मैटर्स अ लॉट एज वेल। सिकंदर, बहुत हम यही चीज आपसे कह रहा था ना कि हमने जीतना तो है, साथ में रन रेट के ऊपर बहुत गहरी नजर रखनी है कि हमने उसको कैसे इंप्रूव करना है। जैसे आज अफगानिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड से, अगर किसी तरह ये उनको भी हिट कर दें, ये उनकी पार्टी भी स्पॉइल करते हैं, तो फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। वो सब गिरेंगे नीचे। इन बड़ी टीमों में से एक आदि ने एक और दफा गिरना है, तो हमारा जो रन रेट का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं रन रेट का जो फॉर्मूला है वो निकलवा दूं पीसीबी से, और फिर मैं उस पे हम काम करेंगे कि जी हमें कितने मार्जिन से जीतना चाहिए। वैसे तो अभी जो हमारा तीसरे पे साउथ अफ्रीका 1.385 के साथ है, और फिर हम हैं -0.137 के साथ। सो इट सर्टेनली मैटर्स। देखो नहीं अब्दुल्ला, पहला जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप वाली बात है कि हमारा फोकस जीत पे होना चाहिए। लेट्स विन फर्स्ट, और जब जीत के नजदीक हो देन वी वर्क ऑन द रन रेट, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आज के मैच में आपको क्या लगता है, आज अफगानिस्तान जो पीछे इंग्लैंड को हरा कर आया है, आज दोबारा कोई करिश्मा दिखा सकता है? करिश्मा दिखाने को दिखा भी सकता है, मगर वो हमसे भी मतलब है कि इंडिया ने उनको बहुत ही प्यार मोहब्बत से हरा दिया। पता नहीं इंडिया के साथ तो जब उनका मैच होता है वो सूरत हाल और प्यार मोहब्बत से हरा, वो प्यार मोहब्बत ज्यादा लग रहा होता है वहाँ पे, कि आइए पहले आप आइए टाइप सीन लगता है कि आप जीत लें हम बाद में जीत लेंगे। उनको तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से भाइयों की तरह उन्होंने उनको हरा दिया, बहुत ही सुकून के साथ। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है खतरनाक जो कि बहुत तेजी के साथ ऊपर आ रही है, और उसको पकड़ना अब देखते हैं कि बेचारे जो उनके विलियमसन है वो रिकवर हुए थे, फिर खेले, फिर उंगली फ्रैक्चर हो गई। वो बेचारों के साथ तो किसी की नजर ही लग गई है, वो इतना जबरदस्त प्लेयर है। तो आई होप कि वो जल्दी फिट हो जाए, उनको भी हम देख सकें। देखिए इस वर्ल्ड कप में एक और चीज जो बड़ी खूबसूरत है वो ये है कि आप दुनिया के सारे प्लेयरों को खेलता हुआ देख सकते हैं। आपको अगर जहन में हो कि यार आई वांट टू सी कि फला बॉलर कैसी गेंद करता है, उसको भी आप देख लेंगे। कौन सा बैट्समैन कैसी बैटिंग करता है, इतना नाम है, तो यू हैव अ चांस टू वॉच ईच एंड एवरीवन in this span of 45 days। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है इस वर्ल्ड कप की। अच्छा चलिए सिकंदर, ये भी बातें होती रहेंगी, लेकिन एक पीएसएल के हवाले से एक और खबर है जिसमें वीड लाइक योर ओपिनियन ऑन इट कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान वो कर रही है जो बाकी किसी टीम ने नहीं किया। उन्होंने खातून कोच कैथरीन डेल्टन, इनका नाम है, उनकी खिदमात जो है वो हासिल कर ली हैं। और इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कैथरीन डेल्टन कुछ 4-5 साल से इनकी यूथ कैंप को ऑलरेडी ट्रेन कर भी रही थी। सो नाउ शी इज गोइंग टू बी, इनका ताल्लुक है, और वैसे तो 4 वनडे 4 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेल चुकी हैं, लेकिन ICB लेवल 3 एडवांस कोच हैं ये, और इंग्लैंड में भी नेशनल फास्ट बॉलिंग एकेडमी में ये खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। लेकिन टू बी बॉलिंग कोच फॉर अ मेंस टीम, ये मेरा ख्याल है पहली बार ही होगा। सिकंदर, क्या ख्याल है इसका? Can I just remind everybody के GMB मुल्तान सुल्तान की जो है वो खातून है, और काफी वो खवातीन को प्रेफर कर रहे हैं कि they can teach the men। जी हुमा, जब 96-97 की बात करूं, जब हमारा मास्टर्स कप हुआ था दुबई में, तो उस वक्त 4 बड़ी दुनिया की टीमें आई हुई थी, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। तो उस वक्त हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी 3 अदद थी, वो तीनों की तीनों खवातीन थी, और हमें बड़ा छेड़ा जा रहा था कि वो तुम खवातीन की वजह से सब अनफिट हो रहे हैं। हालांकि वो हम लोग की उस एज से गुजर चुके थे, तो सब अनफिट हो रहे थे। तो अब सारा खेल ये है कि दुनिया में, और ऑस्ट्रेलिया को जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था उस वक्त से देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं वो खवातीन है। आज भी शायद अभी तस्वीर पिछले दिनों में देख रहा तो उसमें 2-1 खवातीन मुझे नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए हमारे, मगर कल्चर की बात है। और सबसे बड़ा आपको बताऊं, मुल्तान का हो सकता है कि इशू आए कि मुल्तान का कप्तान कौन है, रिजवान। वो थोड़े से बहुत ज्यादा तो उनका जो वो है कि मतलब है कि वो दूर रहते हैं, खवातीन से हाथ नहीं मिलाते। तो वो उनका रिएक्शन क्या होगा, जो भी उनकी सीईओ हैं उन्होंने क्या रिजवान से पूछा इस बात पे, इसलिए कि वो तो हाथ भी नहीं मिलाते, वो बात नहीं करते, नजरें झुका के रखते, जो कि बहुत अच्छी बात है।
ये हमारा कल्चर और हमारे रिलीजन में है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? ड्रेसिंग रूम जो होता है उसके अंदर लड़के कपड़े बदल रहे होते हैं, ये शर्टें बदल रहे होते हैं उसमें, बहुत सी चीजें होती हैं। आप भी किधर से किधर लेके गए? लेकिन हकीकत है अब्दुल्ला, नहीं अब्दुल्ला, ये हकीकत है ना। हम लोग जब आते हैं जल्दी से नहीं भी मिला, बोलिंग सीखे ना, हाथ ना मिलाए हैं। चलिए, दिस ऑल रिमेन्स टू बी सीन। हमें तो ये बात में तो होंगी ना वो सिकंदर, हमें बात बड़ी डिफरेंट लगी, अच्छी लगी, रिफ्रेशिंग लगी कि हमारी वन ऑफ आवर पीएसएल मैं तो कहता हूं होना चाहिए। यस, अच्छा, इत्तलात है एलेक्स हर्टले को भी, एलेक्स हर्टले को भी, और जीएम जो हिजाब जाहिद हैं उनका तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। और अब बताया जा रहा है कि सेरा टेलर भी हैं, शी इज आल्सो बीइंग टिप्ड टू बिकम द थर्ड वुमेन कोच ऑफ मुल्तान, लेकिन लेट्स सी, कंफर्मेशन उसकी नहीं है, कंफर्मेशन सिर्फ कैथरीन डेल्टन की है। एलेक्स हर्टले का वैसे काफी हद तक कंफर्म हो चुका है। अच्छा जी, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। रिजवान से पूछ रहे हैं, अपने कप्तान रिजवान से पूछ लेंगे, हम पूछ के आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ वेदर की बातें हम इसलिए कर लें बिकॉज मौसम जो है वो बदल रहा है, सिर्फ पर्टिकुलरली जो बालाई इलाके हैं मुल्क के, वहाँ पर ठंड आ गई है, ठंड आ नहीं रही, ठंड मुल्क आ के गई बालाई इलाकों में खासतौर पे बर्फबारी के बाद मौसम जो है वो ठीक ठाक किस्म का ठंडा हो गया है। मरी सवात, लोअर दीर, मुजफ्फराबाद, अस्तोर, दयामर, मतलब ये सारी जगह जो ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब सर्दी आएगी सबसे पहले तो इधर आएगी, तो आ गई। हम चलते हैं कश्मीर, क्यों ना वहाँ चला जाए। और मुजफ्फराबाद में ऐसे बर्फ़ कम पड़ती है, अदरवाइज कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना होता है, एक बोल की तरह, प्याला नहीं होता, इर्द गिर्द पहाड़े और नीचे वादी है। तो लोग कराची के बारे में भी यही कहते हैं, कराची इज लाइक अ बोल। बड़ी गर्मी भी होती है, लेकिन वहाँ भी मौसम बदल रहा है। आरिफ उर्फी हमें वहाँ के मौसम का हाल बता रहे हैं। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती अजला में जो सूरत हाल अभी मौसम की बन रही है उसके मुताबिक इस महीने में, यानी अक्टूबर के महीने में मौसम ऐसा नहीं हुआ करता अक्सर औक़ात, और ये बिल्कुल एक पैटर्न जो है ना वेदर का बिल्कुल चेंज हो गया है। और अक्टूबर के महीने में आम तौर पे जो स्नो लाइन होती है हमारे यहाँ वो 8,000 साढ़े 8,000 फुट की बुलंदी होती है सतह समंदर से, और इस मरतबा एक ऐसा चेंज आया है कि मौसम यानी ऐसी करवट बदली है कि जो मौसम सरमा है वो पहले आ गया है। अक्टूबर में मौसम सरमा आम तौर पे नहीं हुआ करता, नवंबर दिसंबर में होता है, और ये जो मौसम होता है इस मौसम में लोगों ने अपनी फसलें समेटना होती हैं, घास की कटाई होती है, और वेदर पैटर्न के चेंज होने की वजह से एक बड़ा लॉस ये हुआ है कि जो वाटर रिजर्व्स हैं, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, एवलांचेस हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में खासी अरसे तक रहते हैं, वो आपके ग्रेजर्स को जो है वो तरोताज़ा रखते हैं। अब वहाँ पे अगर घास को ग्रो करने के लिए उसकी पैदावार इतनी नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो आपका लाइफ स्टॉक है उसको खुराक की कमी का शिकार हो जाएगी वो लाइफ स्टॉक, और उसकी वजह से आपकी दूध और गोश्त की पैदावार जो है उसमें भी इस वक्त जो है ना वो कमी का शिकार हैं ये लोग। कुछ परेशानी भी है, ठंडी हो जाती है ना, ये विजुअल्स देख के मुजफ्फराबाद के, सच स्टनिंग, मतलब खूबसूरत जगह है एंड वेरी नाइस। अगर सर्दी नहीं, वो चरवाहे वगैरह वो कह रहे थे कुछ परेशान है, घास की ग्रोथ का कोई इशू है, अगर ज़ाहिर है अगर ज़रूरत से पहले ठंड आ जाएगी तो वो सारा मामला मुतासर हो सकता है। नेक्स्ट अब सवात में भी ठंड आ गई है, महबूब अली हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, स्वात में बारिश का सिलसिला जो है वो थम गया है, लेकिन तकरीबन 48 घंटे तक जब बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इस बारिश के बाइस स्वात के मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी सर्दी हो गई है। जबकि अगर हम स्वात की बाला इलाकों की बात करें जिसमें वादी काला, म्यादम, मालम जब्बा, इसके अलावा उतरोड़ और गबराल की बात करें तो इन तमाम पहाड़ी सिलसिलों पर हालिया दिनों में जो बर्फबारी हुई है तो उसके बाद स्वात के बाला इलाके सर्दी की लपेट में आ गए हैं और लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। स्वात में हर साल सर्दी का आगाज जो है वो तकरीबन सितंबर के बाद उसका आगाज होता है और ये सर्दी जो है वो तकरीबन मार्च तक जारी रहती है। तकरीबन 5 से 6 माह तक ये सर्दी होती है और इस दौरान मुल्क भर के सयाह जो है वो स्वात के सियाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा और दीगर जो बड़ा इलाके हैं उनका रुख भी करते हैं। इस साल सयाहों के लिए खुशखबरी ये है कि जो सियाहती मकामात तक जाने वाली सड़कें हैं तमाम के तमाम खुले हैं। बाकी शहरों का हाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब्दुल्ला एट अ पॉइंट, अभी हम ये सारी खबर सुन रहे थे साथ साथ अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, एंड यू सेड दैट सवात इज रियली नॉट द सेम। जितनी खूबसूरत जगह है और जितना हमें अपने पुराने विजिट्स टू सवात याद है, मैं तो बहुत ही छोटी थी जब मैं गई हूं, इट हैज रियली चेंज्ड एंड इट हैज नॉट चेंज्ड फॉर द बेटर एट टाइम्स।
स्कैटर्ड अंदाज में तरक्की या तामीर हुई है वहाँ पे, कुछ प्लानिंग का शदीद फुकतान है। सो वो जो हुस्न था ना वादी का, वो तो मुतासिर हुआ है। बट इफ यू थिंक वी आर रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि हमने शायद सही नहीं देखी जगह, तो प्लीज राइट इन टू अस। देखें कुछ टूरिस्ट स्पॉट तो रहते ही हैं, लेकिन अदरवाइज शहर जो है ना बड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। तारे बहुत हैं, तारों का तो एक जाल है हर जगह। मुल्क है भाई। अच्छी खबर, बहुत ही अच्छी खबर। फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार कौमी टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिए। मतलब ये लिटरली पहले नहीं हुआ, तो दिस इज अमेजिंग। और पाकिस्तान ने ये कारनामा दूसरे लेग के मैच में कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त देकर अंजाम दिया है। पहले राउंड का दूसरा लेग पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान कल जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला गया। हमने बताया था आपको कि होने वाला है। यस, और कंबोडिया हमसे 20 दर्जे 20 टाइम्स या 20 पॉइंट्स बेहतर टीम है, जिसका हमने जमकर मुकाबला किया। दूसरे हाफ के 24वें मिनट में पाकिस्तान के हारून हामिद ने शानदार किक से बॉल को हरीफ के जाल में पहुंचा दिया और पाकिस्तान की बरतरी ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। यह आखिर तक बरकरार रही। 1-0 से पाकिस्तान की जीत पर यह मैच ख़त्म हुआ है और ज़बरदस्त हो गया। और हमारे जो नए कोच हैं ना, उनका भी बड़ा हाथ और है। ये भी आपको बता दें कि इसके बाद वाला मैच जो होना है ना, क्योंकि अभी तो ये पहला दूसरा क्वालिफायर था, इसके अलावा भी बहुत से मैचेस होने हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में पाकिस्तान का मुकाबला होगा सऊदी अरब से। और सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया था, आपको याद होगा, वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम को शिकस्त देकर। हाँ। और जश्न का समा था सऊदी में और पता नहीं क्या कुछ हुआ था। और पाकिस्तान की ये जो हालिया परफॉर्मेंस है ना, हमारा जश्न भी तो देख ले, मतलब हमारा जश्न कोई कम था, कोई दिखाई नहीं जश्न। सो इसका क्रेडिट भी कहा जा रहा है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जो हैं हमारे नए कोच हैं, उनका बड़ा किरदार है, सर्टनली होना भी चाहिए। अब ज़रा तवज्जो दी है, कुछ बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉयज़ भी हमारी टीम में शामिल थे। बस अभी सऊदी को हरा देना तो बस हम सेट हो गए, हमारी गेम आगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सोचो ना किधर पहुंचेगा। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, कल आपने मैच भी कवर किया, मतलब हमें फुटबॉल के मैदान में इस तरह जीत मिले, पता नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं कि स्टेडियम का क्या माहौल होगा, अगर स्पेक्टेटर्स थे कि नहीं थे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इट इज न्यू फॉर अस। हाँ, बिल्कुल। देखें अब्दुल्ला, हम लोग क्रिकेट के बुखार में आजकल जो है वो मुब्तला हैं, लेकिन मैंने कल जो इस मैच को विटनेस किया उससे मालूम हुआ कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का क्रेज़ जो है वो शायद क्रिकेट से भी ज़्यादा हो सकता है। जिना स्टेडियम तकरीबन 50 से 60 हज़ार की यहाँ एकोमोडेशन है शायकीन फ़ुटबॉल के लिए, लेकिन वो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो भरा हुआ था। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो फैंस, जो यंगस्टर्स थे वो थे, फैमिलीज थी वो आई थी, जो स्कूल के बच्चे थे वो आए हुए थे, और मुकम्मल एक जो है वो अलग ही हमें सामान नज़र आ रहा था। और जो कल पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने 1-0 से कंबोडिया को शिकस्त दी है, वो तारीख़ी लम्हा था जो हम लोग जो है वो कई सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। और उस तारीख़ी लम्हों को जो एक विटनेस किया है, वो चीज़ हमें शायकीन फ़ुटबॉल की जो चेहरों पे वो आया नज़र आ रही थी। उन्होंने भरपूर तरीके से इस जो मोमेंट को जो वो चेरिश किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को, नारे लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। फ़ुटबॉल टीम ने भी जो भरपूर उनको रिएक्शन दिया जब रिस्पॉन्स उनकी तरफ से भी, जो खिलाड़ियों की तरफ से भी आ रहा था। और ये एक हिस्टोरिक समा था, जब ये मैच जीत गया था पाकिस्तान, तो तब भी एक 10 से 15 मिनट जो है वो सिर्फ सेलिब्रेशन जो है वो होती रही है जिना स्टेडियम में। दिखा भी रहे हैं अपने व्यूअर्स को, हमने बैकग्राउंड में लगाया भी हुआ है और दीवाना वार सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शायकीन, हमारा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि काश हम भी वहां होते। ये बताएं कि ये इस मैच से कौन से स्टार प्लेयर्स जो हैं वो उभरे हैं, जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, हु कैन डू मच बेटर इन द अपकमिंग गेम्स। देखिए, हामिद हारून एक नाम है, हामिद हारून, ये इस पर आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि जिस तरह से एक तो वो उन्होंने गोल भी स्कोर किया, लेकिन जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पे गेम को लेकर चले हैं उसको देखने लायक था। उन्होंने एक तो अपनी भी गेम वो कर रहे थे, साथ में जो एंक्लोजर्स में बैठे जो फुटबॉल फैंस थे उनको भी उन्होंने इंगेज किया हुआ था। बार बार वो इशारे भी कर रहे थे कि बकअप करें, और एक जो एक कम्युनिकेशन होती है ना एक स्टार फुटबॉलर में, जो हमें दिखाई देता है कि यार ये फ्यूचर का स्टार फुटबॉलर बन सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान में ज़्यादा से जो है वो इंग्लैंड से जो है वो बेस्ड हैं फुटबॉलर्स, लेकिन उनका एक जो एफिलिएशन थी पाकिस्तान के साथ वो नज़र आ रही थी। कोई भी हमें ये हिस्सा नहीं दिखा दे रहा था कि वो बरतानवी निज़ाद हैं, वो मुकम्मल तौर पे इंगेज थे फुटबॉल फैंस के साथ। और हामिद हारून एक हमारे इस तरह के फुटबॉलर हो सकते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाकिस्तान का टाकरा जो है वो 16
नवंबर को सऊदी अरब के साथ है। अवे ये मैच होगा। सऊदी अरब बहुत बड़ी टीम है, जॉर्डन के साथ भी होगा, ताजिकिस्तान के साथ भी होगा राउंड 2 में। और अगर राउंड 2 में पाकिस्तान अगर टॉप पे आ जाता है, टॉप 2 में आ जाता है, तो फिर राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर राउंड 2 में क्वालिफाई पाकिस्तान कर गया है तो हर जो फुटबॉलर था उसने यही कहा, हर जो शौकीन फुटबॉल था उसने भी यही कहा कि अगर राउंड 2 में हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग राउंड 3 में भी क्वालिफाई करते हैं। और राउंड 3 में क्वालिफाई उसके बाद ऑब्वियसली फिर फीफा वर्ल्ड कप का जो मेन राउंड है वो आ जाएगा। तो एक गुड न्यूज़ है फुटबॉल फैंस के लिए कि पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो दोबारा उभर रही है, दोबारा सपोर्ट करने की जरूरत है। ऑलरेडी आवर बॉयज आर डूइंग वेल। एक नाम हामिद हारून जो आपने हमें बता दिया, सिखा दिया, तो वी आर गोइंग टू वॉच आउट फॉर हिम एज वेल। बहुत शुक्रिया अरफा। सेलिब्रेशन मैं कहता हूँ ग्राउंड में तो जारी रही, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में भी जारी रही, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन। सो होपफुली अगले राउंड में भी हमारे काफ़ी मैचेस हैं और टफ हो सकते हैं, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। एक दफ़ा अगर रिदम बन गया है तो होपफुली ये रिदम बरकरार रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी पर आवाम ने थोड़ा सुख का सर्टनली सांस लिया, लेकिन ख़ास बात यह है कि अब गैस भी चली गई है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही और गैस की कीमतों में इजाफा भी हो रहा है। कोई वादा तो नहीं किया हुआ ना आपसे कि सब कुछ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात क्या आवाम तक पहुंच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए हैं, ना ही अशाए ख़ुरोश की कीमतों पर फ़र्क पड़ा है, मार्केटों में सब पुराने रेट पर ही दस्तयाब है। और ये हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि कोई 5 रुपए 7 रुपए कोई कम हुआ होता तो हम बात करते ना। 40 रुपए फी लीटर इज अ बिग कमी। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना ही चाहिए। ये जरा हम पता भी कर लेते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। हाँ, रियाज एंडी साहब हमारे साथ कराची से सबसे पहले तो मेरा ख्याल है रियाज एंडी से बात करते हैं, सूरत हाल बता रहे हैं। रियाज, क्या व्हाट्स द रियलिटी आउटसाइड के ये इतनी कमी हुई है 40 रुपए जो हमने रिसेंट अपने पास्ट में नहीं देखी, तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ा ही होगा। हुमा अब्दुल्ला, पूरे मुल्क में ये सवाल है कि महंगाई कम होगी या नहीं। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डॉलर गिरा है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हम बाहर से इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं, तो डॉलर कम होने से क्या चीज़ें भी सस्ती हुई हैं? दालों से शुरू करते हैं, क्या दालें सस्ती हुई हैं? नहीं, माशाल्लाह अभी दालों में बहुत कमी आई है, 40-40 रुपये किलो पे, यानी कि 50-50 रुपये की कमी आई है। तो ये मूंग की दाल कहाँ तक गई थी? मूंग की दाल ये गई थी 340 रुपये तक। 340 रुपये तक गई थी और आज 260 रुपये है। आज 260 रुपये है तकरीबन। ये पूरे 100 रुपये 80 रुपये नीचे आ गई। 80 रुपये नीचे आ गई है ये वाली। और मसूर की दाल 365 गई थी। और ये चना भी बहुत ऊपर गया था। चना भी बहुत ऊपर गया था। चना भी अब माशाल्लाह ये वाला चना किसी टाइम पे 500 रुपये बेच रहे थे, आज जो रेट है इसके 420 रुपये, 420 रुपये होलसेल में 400 रुपये। तो ये अजनास की जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं इनकी कीमतें कम हुई है और इसकी वजह डॉलर है। सो ये सूरत हाल है। उधर पंजाब में क्या अपडेट है ये भी हम जानेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तो कहा कि भाई आने वाले दिनों में आम अशिया की कीमतों में कमी नज़र आएगी। क्या इसका असर नज़र आना शुरू हो गया है, ये हमारे साथी हमें बताएंगे। जवाद मलिक। जी बिल्कुल, इस वक्त आम आदमी का जो मसला है वो महंगाई है। हम जब भी किसी बाज़ार में जाते हैं, इस वक्त हम बाज़ार में आए हैं, तो लोगों से जब हमारी बात हुई तो लोग महंगाई से बहुत परेशान नज़र आए, और ख़ास तौर पर जो डॉलर ऊपर जा रहा था और ख़ास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत ऊपर जा रही थी, तो हम देख रहे थे कि आए रोज़ जब भी सुबह हम आते थे हर चीज़ की कीमत बड़ी होती थी। लेकिन उलट बात ये हुई है कि लोगों का रवैया देखें, ताजरों का, कि जब डॉलर को काबू किया गया है, रुपये की कदर बेहतर हुई है। गुज़श्ता एक माह से ये सूरत हाल जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में खाने पीने की अशिया बदस्तूर महंगी हैं। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये चिंकी वालों से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी अपना किराया कम नहीं किया, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी हमें वही नज़र आ रही हैं, फल सब्ज़ी उसके रेट वही नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि ये इसका जो असर आएगा वो आने वाले चंद रोज़ बाद नज़र आएगा, जब हम नई सप्लाई लाएँगे तो फिर आवाम को महंगाई का जो असर है वो कम होता दिखता नज़र आएगा। तो इस हवाले से दूसरी तरफ हम जो किरायों की बात कर लें, पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया था, उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आप 20% किराया कम करें। तो बास ट्रांसपोर्टर्स ने हमने जो मालूमात दी है 10% तक किराए कम किए हैं। जो बसें बाहर जाती हैं, शहर से बाहर जाती हैं, तो वहाँ पर हमें 10% तक कमी नज़र आई है। लेकिन आज पंजाब गवर्नमेंट ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में आप 20% किराए अपने कम करें। इस बात को यकीनी बनाया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर जो ट्रांसपोर्टर इस पर अमल नहीं करेगा
उसकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, जुर्माने किए जाएंगे। ओके जी, तो यानी थोड़ा सा फिर जिसको कहते हैं ना धक्का भी देना पड़ता है कि देखें जी अब चीज़ें कीमतें कम हो गई। धक्का समझ आ गई थी ना आपको मैं क्या कह रही हूँ। सो बेसिकली वी आर होपिंग कि कम हो जाए कीमतें चीज़ों की। क्रिकेट की बात हम कर लें तो आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बेंगलुरु में है और जहां वो परसों यानी जुमे को, परसों ही है ना, यस, जुमे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी। और इस मुकाबले की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल प्रैक्टिस की, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं ऑन योर स्क्रीन्स, और आज भी 2 से 5 बजे तक मुकम्मल प्रैक्टिस सेशन चलेगा और होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। और जो गुफ्तगू हमने सुनी सऊद की और नवाज की, उससे हमें ज़रा इंकरेजमेंट भी मिली, क्योंकि हमें लगा कि लड़के कॉन्फिडेंट हैं and they have sort of like moved on from the last match and they should have। मुझे उनकी बातों से ये लग रहा था बड़े पुरुम्मीद भी हैं अगले मैचेस के लिए। और लगता था कि जो मिस्टेक्स थी, जो कमियां थी, उनको एड्रेस किया गया है। वो उनकी बात से लग रहा था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आप इग्नोर कर देना कि जी हमने तो परफेक्ट ही खेला और फिर भी नहीं जीते, नो, यू नीड टू एड्रेस कि क्या क्या चीज़ें जो थी उसमें बेहतरी आ सकती थी। तो लगा ऐसा कि कुछ यही सोच रहे हैं। ये भी आपको कुछ ये इत्तलात थी अलबत्ता कि बुखार और गला ख़राब टाइप कुछ लोगों को सिचुएशन है। अब्दुल्ला शफीक को जैसे बुखार था या हो गया है, इससे पहले हमें पता लगा था शाहीन को भी बुखार है, उसामा को तो पहले से ही बुखार था लेकिन वो रिकवर कर गए, ठीक हो गए हैं। इन लोगों के कोविड और डेंगू टेस्ट वगैरह भी लिए गए हैं, लेकिन कोई फिक्र परेशानी की बात आज सच नहीं है। वायरल सॉर्ट ऑफ ही है और एक को होता है तो फिर दूसरे को भी लगने के चांसेस तो होते ही है ना, यू नो। मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? क्योंकि आप पिछले हफ्ते बीमार थे और इस हफ्ते आप बीमार हैं। और इस हफ्ते मैं बीमार हो गई और आपने मेरी डायरेक्शन में छींके मारी हैं। ये लोग हमारे व्यूअर्स ने ये नोटिस किया होगा। डेफिनेटली यू हैव डन दैट। नहीं तो आपको क्या लगता है कि उसामा मीर ने शाहीन और अब्दुल्ला शफीक की डायरेक्शन में छींके मारी? कर देते होते हैं लोग तंग करने के लिए, थिंकिंग कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन देखें सामने मैं एग्जांपल बैठी हूँ, यूँ हो जाता होता है। तो खैर एनीवे, ये हम आपको इनकी आज दोपहर 2 बजे दोबारा हमारी जो टीम है वो प्रैक्टिस करेगी। 5 बजे तक ये प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा। अतीक और रहमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त बेंगलुरु में ही हैं और कल इन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की, गुफ्तगू भी की। हम बात कर रहे थे, अतीक अभी बड़े पुरएतमाद भी नज़र आ रहे हैं दोबारा से लड़के, और दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो गो टू द सेमीफाइनल्स एटलीस्ट, और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। सो आपने क्या गेज किया, जो मुलाकातें हुई हैं आपकी, जो मुख्तसर बातचीत हुई है, और कल की एक्टिविटीज़ भी ज़रा बता दीजिए, फिर आज का स्केड्यूल पूछते हैं। अब्दुल्ला, पाकिस्तानी खिलाड़ी तो बड़े कुछ शुरू में ऐसा लगा कि जब मीडिया वहाँ खड़ा था तो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और फिर हमारे साथ आके कुछ गपशप लगाई तो ऐसा लग रहा था कि वो तैयार थे। उनको भी बड़ा अफसोस था कि हम इंडिया से, चलें ठीक है, हम हार जीत तो किस्मत के खेल होते हैं, लेकिन मुकाबला करते ही खुद खिलाड़ी भी रियलाइज कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से हारे हैं उस पर हमें तनकीद तो होनी थी और ऐसी ही तनकीद होनी थी क्योंकि वर्ल्ड कप है। तो इस पे तो बड़े उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, लेकिन ये था कि अब आगे हमें बढ़ना है, आगे जाना है। अब हमें वो शिकस्त को भूल के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अभी हमारे 6 मैच हैं और तो हमें उस तरफ फोकस करना है और जहाँ जहाँ गलतियां हैं उसको करना है। तो बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी नजर आई खिलाड़ियों की। और कल 6 खिलाड़ी भी प्रैक्टिस में नहीं थे क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को बुखार है, कुछ खिलाड़ियों ने आराम को तरजीह दी। तो कल भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ अब्दुल्ला कि प्रैक्टिस होगी नहीं होगी, और फिर शेड्यूल हुई तो बड़े मसले मसाइल रहे कल। तो अब जो बीमार हैं, एक तो बता दें कि कौन बीमार है और ये बीमारी की नौयत क्या है, मतलब परसों तक ठीक हो जाएंगे ये सारे? फ्लू, वायरल, इनमें भी ऑल दो टाइम लगता है ठीक होने में, कमजोरी बड़ी हो जाती है। क्योंकि आप अपना फिर ऑप्टिमम लेवल जो होता है परफॉर्मेंस का वो नहीं दे सकते। देखें अब्दुल्ला और अब्दुल्ला शफीक जो है, अब्दुल्ला सुल्तान, अब्दुल्ला शफीक जो है ना, वो इस वक्त उनको शदीद बुखार है और उनको इस वजह से थोड़ा सा क्वारंटाइन भी किया हुआ है कि उनका ये फ्लू किसी को और को ना लग जाए, और उनके टेस्ट भी हुए। इसी तरीके से शाहिनशाह अफरीदी भी बुखार में है और उनको जो है ड्रिप भी लगी है, एंटीबायोटिक की जो है ड्रिप भी लगी है शाहिनशाह अफरीदी को। इसके अलावा उसामा मीर जो है वो अब रिकवर हो चुके हैं। तो ये 3-4 खिलाड़ी शदीद बीमार हैं। तो मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे मुश्किल लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में वो उतर सकें। बाकी शाहिनशाह अफरीदी ने जिस तरह एंटीबायोटिक की जो ड्रिप लगाई है तो वो भी पुरुमीद है कि रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं। तो कल तो 6 खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं थे, तो कल बड़ा कंफ्यूजन भी ये हुआ
अब मसला ये है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अगर पहले से ये कर लेती, अगर आप खबर को छुपाना चाह रहे हैं तो आप सुबह ये अनाउंस कर देते ये ऑप्शनल ट्रेनिंग है, तो फिर कोई डिबेट ही नहीं होती, किसी को नहीं मालूम होता कि बुखार हुआ या क्या हुआ। लेकिन आप एक खबर को छुपाएंगे और फिर बाद में कहेंगे ये ट्रेनिंग जो है वो अभी नहीं है, और ट्रेनिंग बाद में जब मीडिया पे खबरें आती हैं कि जनाब डेंगू हो गया, डेंगू का अटैक हो गया, 6 खिलाड़ी बीमार पड़े हैं, उसके बाद फिर अपना ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल करते हैं, तो फिर कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इसी वजह से बहुत सारी कल खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान की देखिए फिक्र की बात भी है क्योंकि नॉर्मल बुखार और फ्लू में ड्रिप तक बात नहीं आती है, या पता नहीं इनको ज़्यादा जल्दी ठीक करने के लिए ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है। यू गेट वेल ऑन योर ओन, बट अगर ड्रिप भी लगाई गई है एंटीबायोटिक की, सो देयर बट व्हेन यू आर ऑन अ टाइमलाइन, आपको पता है कि मुझे मैंने कहा जरा स्पीड अप या एक्सपेडाइट करने के लिए, अपने घर में तो नहीं बैठे, बट एंटीबायोटिक का प्रोसेस भी शुरू करना भी तो एक सवालिया निशान होता है। एंटीबायोटिक की अपनी भी एक लेथार्जी फिर इंसान के साथ होती है। अतीक, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी फैंस आए हुए हैं जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो तस्वीरें वगैरह भी हो रही हैं, पाकिस्तान टीम भी बड़ी अच्छे मूड में जो पहुंचे थे वहाँ, तो कैसा एटमॉस्फेयर आपको नजर आया? हाँ, ये आपने हुमा बहुत अच्छा सवाल किया। जब हम कल पहुंचे, पाकिस्तानी मीडिया वहां पहुंचा, तो वहाँ काफी सारे शायकीन बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आएगी, तो हमने कहा जी आज तो शेड्यूल तो है। उन्होंने कहा हमने कुछ खबर सुनी थी कि नहीं हो रही। हम 3 दिन से लगातार जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम यहाँ इतवार की आई हुई है, शायद मंडे को ट्रेनिंग करे, शायद थर्सडे को ट्रेनिंग करे। तो हम तो हर रोज आते हैं यहाँ पर, लेकिन आज हमें उम्मीद है मीडिया आ गया तो हमें शायद कि आज टीम भी आएगी। और जब टीम आई यहाँ पर तो बाबर आजम के, इफ्तिखार के, इन सब के, इमामुल हक के हमें फैंस बड़े नजर आए जो सेल्फी बनाना चाहते थे। तो और जो नेट पर बॉलिंग कर रहे थे हुमा, खास तौर पे जिनको बुलाया गया था पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग कराने के लिए, वो भी बड़े खुश थे कि बाबर आजम को हम बॉलिंग करेंगे और हम इफ्तिखार को बॉलिंग करेंगे, इमाम को बॉलिंग करेंगे, फखर को बॉलिंग करेंगे। कोई फास्ट बॉलर था, कोई स्पिन था। तो कह रहे हैं हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सिर्फ हमसे बॉलिंग नहीं कराई बल्कि हमें टिप्स भी दिए। ये कितनी अच्छी बात है कि इंडियन जो नौजवान फील्डर हैं उनको इफ्तिखार ने, इमाम ने, फखर ने बताया कि आप किस तरह अपने बॉलिंग करें, किस चीज को बेहतर कर सकते हैं। तो कल बड़ा अच्छा जो इंडियंस यहाँ के लोग थे वो पाकिस्तानी टीम के साथ जिस तरह घुल मिल गए थे और उनसे सीख भी रहे थे और अपनी ट्रेनिंग भी उनको करा रहे थे, तो बड़ा एक अच्छा माहौल लग रहा था चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर के पाकिस्तान खिलाड़ी। आप लोग भी पहुंचे हुए थे। अच्छा, कल 6 लड़कों ने प्रैक्टिस नहीं की है, आज सूरत हाल होपफुली क्लियर हो जाएगी कि कौन रिकवर कर गया है कौन नहीं। उसामा कल थे बाय द वे या नहीं थे? उसामा तो अब्दुल्ला इंडिया के मैच में भी नहीं, वो तो नहीं थे कल। अब आपने कहा ना रिकवर कर गए, आई थॉट के कल होंगे शायद प्रैक्टिस में। कल भी नहीं थे और मुझे लग रहा है आज भी उन 6 में से शायद उसामा तो शायद आ जाए क्योंकि कह रहे हैं रिकवर हो गए। अभी भी ये सही सूरत हाल ये बता नहीं रहे कि ऐसी क्या फ्लू हुआ है कि आपको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, आपको खुद को अलग रहना पड़ रहा है। ये जाहिर बात है कोविड वाली सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अब्दुल्ला डेंगू भी होता है तो डेंगू मेरा नहीं ख्याल कि वो लगता है या वो नहीं, डेंगू तो नहीं लगता, लेकिन फ्लू में तो जाहिर है आपको दूसरे को मुतासर करने का खदशा ज़रूर होता है। अगर आप छींके मारेंगे सो दूसरों को वायरल जो फ्लू होता है वो इसी तरह से लगता है। लेट्स सी, आप ज़रा ज़्यादा जाहिर है आज इंसाइट मिल सकेगी प्रॉब्ली आपको। कल रिजवान भी नहीं थे आप कह रहे हैं? कल रिजवान भी नहीं थे, कल शाहीन शाफी भी नहीं थे, कल मोहम्मद हारिस भी नहीं थे, कल जो है वो जो डिनर हुआ है टीम के लड़कों और साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट साहब के साथ, वो कल ही हुआ है। डिनर तो एक रात पहले हुआ था, उसमें ये खिलाड़ी भी नहीं थे, ये अब्दुल्ला शफीक और ये लोग। अच्छा, उसमें भी नहीं थे। और हाँ, तो हमने कल दिखाया था ना वो वाला। नहीं, वो जो खिलाड़ी वो उसी में वो साइकेट्रिस्ट वाला नहीं, वो वाला नहीं था। साइकेट्रिस्ट वाला डिनर भी हुआ है ना, एक एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्लेयर्स का और जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साहब हैं जी, वो सेशन, हाँ सेशन हुए उनके साथ। वो जब इंडिया से जब हम आ रहे थे, पाकिस्तान टीम शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद जो डिमोरलाइज खिलाड़ी हुए थे तो उनको निकालने के लिए एक दो सेशन है। चलिए जी, आज लेट्स सी क्या होता है। आज हमने दोबारा प्रैक्टिस करनी है, सो होपफुली
थैंक यू अतीक। अच्छा जी, अतीक ने ना बड़ी अच्छी वीडियोस भी एक्स पे लगाई हैं, बड़े मज़ेदार चीज़ें भी वहाँ खा रहे हैं और वैसे ही एक कल्चरल एक्सपीरियंस जो है वो भी साथ साथ कर रहे हैं। सो यू कैन कैच दैट ऑन एक्स एज वेल, विच इज़ ट्विटर बाय द वे। एक्स कहते हो ना, अभी तक मुंह पे चढ़ता नहीं है, ट्विटर की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है वो मनाया जा रहा है। आपको पता है कि हर साल अक्टूबर जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है और इसको पिंकटोबर भी कह देते हैं। इसी वजह से बदकिस्मती से पाकिस्तान बाय द वे दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां छाती के कैंसर की शरह एशिया में सबसे ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन, अभी तक और ब्रेस्ट कैंसर से पाकिस्तान में हर साल 50,000 अमवात होती हैं, यानी हर 24 घंटे में कोई लगभग 109 खवातीन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के बायस मौत के मुंह में चली जाती हैं। ह्यूज नंबर, और ये बिल्कुल रिवर्सिबल। 90,000 नए केसेस सामने आते हैं। मुल्क में ज़्यादा शरह मौत की बड़ी वजह मरज़ के देर से तशख़ीस है। अगर ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक आगाही फराहम की जाए तो जानें बचाई जा सकती हैं। जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को, वो बच्चियों को अभी से सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, सेल्फ एग्ज़ाम की स्क्रीनिंग या सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए बता सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। और 40 साल से उम्र तो वैसे ही 1 साल में मैमोग्राम करा लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको जल्दी से बता दें कि जो कैंसर, अगर किसी माँ में कैंसर होना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी होंगे। आपकी मुलाकात एक कैंसर सर्वाइवर से करवाएंगे। गुलनाज हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी एंड हाउ शी स्ट्रगल विद इट। किस उम्र में उनको कैंसर हुआ, यू बी शॉक टू नो दैट, और किस तरह वो रिकवर हुई। थोड़ी देर में उस पर उनसे बात करेंगे। लेकिन वो अल्टीमेटली इस बीमारी से निकल गई और अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। ये भी बात है ना, ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑल फोकस ऑन। और लेकिन हम उनसे बात करने से पहले मीनवाइल वी कनेक्ट टू हर। अच्छा, इन द मीन टाइम अस्तोर से जरा वेदर अपडेट्स भी हम आपको देख रहे हैं ना, क्योंकि वेदर अस्तोर का नाम आते ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बस सबसे ज्यादा ठंड यहीं पे है, क्योंकि है बचपन से सुन रहे हैं ना। अच्छा, तो हमें बता रहे हैं जी रफीउल्लाह यहाँ पे वक्त से पहले बर्फबारी और सर्दी के आगाज़ के साथ ही अवामी मसाइल और मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से यहाँ के जो अवाम है उनकी कुव्वत ख़रीद भी जवाब दे चुकी है। यहाँ पे दिवसाई का मकाम है, दिवसाई जो सियाती मकाम है, वसी मैदान है। वहाँ पर अस्तोर जो पुलू टीम के 1 दर्जन के करीब जो घोड़े थे वो भी उस तकरीबन 10 रोज़ पहले हेवी बर्फबारी के बाइस लापता हो चुके हैं। और इस वक्त भी यहाँ पे अपनी मदद आप के तहत पुलू स्टेशन और जहाँ पुलू के जो खिलाड़ी हैं, फ्री स्टाइल पुलू होता है, वो इन घोड़ों की तलाश में मसरूफ़ हैं, मगर उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। इन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, ख़ासकर पाक आर्मी फौज कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से भी पुरजोर अपील की है कि इनके घोड़ों की तलाश में यहाँ पे इनकी भरपूर मदद की जाए। वक्त से पहले एक्चुअली बर्फबारी हुई है, विच इज़ नॉट राइट। यही वो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स हैं जिसकी दुनिया बात कर रही है और हम भी बात करते हैं, जिसके असरात अच्छे नहीं होते। वैसे एवरी टाइम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, और मरने वाली गर्मी हो रही होती है, तो हम फिर कहते हैं कि काश बर्फ़ें पड़े और क्या वो मौसम होता है। लेकिन अभी जब मैंने अस्तोर को देखा है तो आई डोंट वांट टू बी देयर, बिकॉज एक तो कबल अज़ वक्त स्नोफॉल हो रही है और फिर अब वो कितने महीने चलेगी एंड एवरीथिंग इज वाइट। मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी भी हमें यही बता रहे थे कि जब वक्त से पहले बर्फ़ अगर पड़ रही है तो पहाड़ों पर जो चरवाहों का गुजर बसर है, जिस घास के ऊपर है, वो घास उस तरह से उग नहीं पा रही है पाएगी। सो वो अच्छा, वादी नीलम से भी रिपोर्ट कर रहे हैं और नई मबासी हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश और जो बुलंद पहाड़ हैं उन पर बर्फ़बारी का सिलसिला आज भी वक्फे के साथ जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की बात की जाए तो उसकी जो सब वैलीज़ हैं, वादी ग्रेज, वादी शोंटर, उसके जो बुलंद पहाड़ हैं उन पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। और अक्टूबर के महीने में बर्फ़बारी की वजह से इन इलाकों में जो मौसम है वो सर्द हो गया है। इसी तरह अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के जो दूसरे अजला हैं, ज़िला बाग की बात की जाए, रावलाकोट की बात की जाए, हवेली की बात की जाए, तो वहाँ पे भी बारिश और बुलंद पहाड़ों पे बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। जो मुख्तलिफ ये इलाके हैं वहाँ पर लकड़ी जो है अभी तक लोगों ने वो जमा नहीं की थी, चूँकि सर्दी का आगाज़ है वो जाके नवंबर और दिसंबर में होता था। तो कबल अज़ वक्त जो बारिशें हुई हैं, हमने मुख्तलिफ जो कबाब की दुकानें हैं वहाँ पर भी देखा कि लोगों का जो रश है
वो बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक इसी तरह से वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है। भाई हसीन नहीं मबासी, थैंक यू। बड़ी खूबसूरत जगह पे खड़े हुए थे, पीछे क्या जबरदस्त किस्म का। हाँ ना, ऑब्वियसली आपको पता है कि मौसम के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर गुलनाज अयाज ने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर तो है ही है, लेकिन गुलनाज को जब कैंसर की तशखीस हुई थी तो उनकी जो बेटी थी वो सिर्फ 2 साल की थी और गुलनाज खुद सिर्फ 28 साल की थी। मतलब इस पे तो हैरान हो जाता है ना इंसान, क्योंकि हम समझते हैं कभी कभार कि ये लेटर इन लाइफ ये चीज़ होगी। शी वाज ओनली 28 इयर्स ओल्ड। सो गुलनाज अपनी कहानी शेयर करें और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए शेयर करें। हम चाहते हैं कि आपकी कहानी इंस्पिरेशन बने और बहुत सी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो लड़ रही हैं इस बीमारी से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस गुलनाज। Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. Okay, yes, as you mentioned कि I was only 28 years old at that time और मैं ऐसी situation पे थी कि जहाँ पे मेरी फैमिली में किसी को भी किसी किस्म का कैंसर नहीं था। So I felt like on different number of occasions जहाँ पे मुझे जो है मैंने अपनी अम्मी से बात की। I went to 3 different hospitals and everybody said you know this is benign and it will go away with time. But then you know I went to शौकत खानम और उधर उन्होंने कहा था कि ये भी चला जाएगा, but then उन्होंने कहा था कि आप बायोप्सी करवाएं। So बायोप्सी मैंने नहीं करवाई थी because you know I was too scared, क्योंकि जो है शौकत खानम is like a big thing और आप जब नाम सुनते हो तो you get to you know scared. Intimidate। फिर जो मैं अब 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जी बिल्कुल, तो 3 प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे मैंने अपना चेक करवाया था उधर से I got the lumpectomy done and that specimen was given in the शौकत खानम lab। तो फिर उधर से वो फिर डायग्नोज हुआ था कि यस दिस इज कैंसर। तो उस पे फिर यू नो आई हैड टू गेट माय सेल्फ रजिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल और फिर मेरा फिर पूरा ट्रीटमेंट हुआ था जहाँ पे यू नो आई वाज गिवन 6 साइकिल्स ऑफ कीमो and 21 radiations. So this process you know like you know this was 2014 I would say 21 radiation आप ये बता रही हैं, which is ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है। मतलब कितना अरसा, बिल्कुल आपको कितना अरसा लगा ये सारी ट्रीटमेंट में? गुलनाज आवाज आ रही है आपको? मुझे पूरा साल लगा था तकरीबन कि मार्च 2014 से लेके मतलब फरवरी। जी बिल्कुल मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही है आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल, कैरी ऑन। हेलो, कैन यू हियर मी? जी वी कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी वी कैन हियर यू गुलनाज, आप अपनी बात आगे बढ़ा सकती हैं। मुझे बिल्कुल पूरा साल लगा था जिसमें जी मेरी 6 साइकिल्स ऑफ कीमो थी मार्च 2014 से लेके फरवरी 2015 तक ही मेरा पूरा ट्रीटमेंट रहा था। उसके बाद आई वाज मेरे जो है 5 साल तक जो है मेरा फॉलोअप रहा जिसमें मेरे जो है ऑन्कोलॉजिस्ट से मैं अपना चेक करवाती रही थी, जिसमें मेरा अल्ट्रासाउंड होता था, मेमोग्राम होता था एंड देन यू नो द डॉक्टर्स दे यूज्ड टू एग्जामिन के खुदा ना खास्ता कहीं लिम्फ नोड्स कहीं ऐसे एरिया पे कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं निकल रही। तो फॉर कंसेक्यूटिव आई वुड से 5 इयर्स मेरा फॉलोअप रहा है और लेकिन एक जो ट्रीटमेंट था जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और जो रेडिएशन थेरेपी थी वो मेरा तकरीबन साल रही है। चलिए माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं। लेकिन गुलनाज से मैं एक ज़रूर बात पूछना चाहती हूँ। गुलनाज ये बता दें कि जब डॉक्टर्स के पास आप गई, यू वर ओनली 28 इयर्स ओल्ड, तो ये भी अब हम इस बात को नॉर्मल समझें कि इतनी यंग उम्रों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? When my mother was fighting same breast cancer in Shaukat Khanum, I have seen 20 young girls as young as 20 years old fighting breast cancer. This is a new phenomenon. जी गुलनाज। Sorry, I was unable to hear you. Can you please repeat the question again? हम कह रहे हैं कि आप 28 साल की थी जब आपको कैंसर हुआ। जिन लोगों का नहीं वास्ता पड़ा ज़ाहिर है और अल्लाह करे कि कभी वास्ता ना पड़े, उन्हें नहीं यकीन आता कि इतनी कम उम्र में भी, बट आपने भी शौकत खानम में अपने से भी यंग लड़कियां देखी होंगी जो कैंसर का ट्रीटमेंट करा रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर का। Okay, you know what, ये ज़रा थोड़ा सा हमारा डिले वैसे तो होता है लेकिन कुछ आज ज़रा ज़्यादा ही लंबा डिले हो रहा है। बट गुलनाज, इफ़ यू कैन हेयर अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर शेयरिंग योर स्टोरी।
अर्ली डिटेक्शन इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट इट। और हम यही कहेंगे कि अपना चेकअप करते रहें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, रीड अप ऑन इट एज वेल। और पता है क्या, हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग पता नहीं साइंटिफिकली प्रूवन है, हेल्प करती है, करानी चाहिए, ज़ाहिर है बच्चे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन गुलनाज ने 2 साल अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीडिंग कराई और उसके बाद इन्हें ये लंप महसूस हुआ। और इनिशियली इनकी वालदा और डॉक्टर्स ये कहते रहे कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग खत्म की है, मे बी उस वजह से हो गया है। हाँ, तो इसलिए वो शक में इंसान पड़ जाता है, लेकिन अगर शक आ जाए ना तो चेक करो। लेकिन चूंकि वो कहती है कि फिर वो नहीं गया तो फिर मैं गई। सो अपना ख्याल रखना चाहिए इंसान को। अच्छा जी, ताज़ा सूरत हाल जंग की आपको बताएंगे। इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले और जंगी जराइम जारी हैं। कल अस्पताल पर फ़ज़ाई हमले में 500 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। वो महज़ब दुनिया जहाँ पर जंग के क़वानीन की बात की जाती है, वो देख रही है कि अस्पतालों तक पे हमले किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से बढ़ गई है। 800 से ज़ायद बच्चे हैं, 900 औरतें हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में हमलों से ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,500 से तजावुज़ कर गई है। और अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल की हिमायत में खड़े होने वाले ममालिक कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ अब बोलने लगे हैं। और उन्होंने इस हमले की तो एटलीस्ट मजम्मत की है और इसे गैर कानूनी करार दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। वैसे अक़वाम मुत्तहिदा ना भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स अगर आए, दे नीड टू बी रियली लाउड, दे नीड टू बी लाउडर देन ऑल दी अदर वॉइसेस। और सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं दूसरी साइड को, ऊंचा बोलें ताकि दुनिया सुने। इस पर ज़रा खैर नज़र डालते हैं। मलिहा लोधी साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि इज़राइल की गज़ा पर बारबरियत जो है ये हम जब सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं इसी लेवल की ही इज़राइल कर सकता था। ये जारी है भी है और अब तो नहते फ़लस्तीनियों पर ज़मीनी जारियत का आगाज़ भी होने जा रहा है। अब अमेरिकन सदर जो हैं जो बाइडन, वो इज़राइल पहुंच रहे हैं और वो इज़राइल से इज़हार यकजहती भी करेंगे। आपके ख़्याल में इस मौके पर अमेरिकी सदर का दौरा इज़राइल को दुनिया और ख़ुसूसी तौर पर अरब दुनिया जो है वो कैसे देखेगी? इस वक्त जो अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ बनाया है उससे तो बहुत मायूसी हुई है मुसलमान दुनिया में, और मैं समझती हूँ कि बहुत से मगरबी ममालिक के अवाम में भी, इसलिए कि सदर बाइडन ने बिल्कुल एक वन साइडेड पोजीशन इख्तियार की है। और अब उनका जो दौरा है इज़राइल का, उसका तो मेन मकसद तो यही है ना कि वो उनके साथ खड़े हों और यही कहें कि जी हमारी सॉलिडारिटी इज़राइल के साथ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनका एक पर्पस ये भी है कि किसी तरह से इज़राइल को आमादा किया जाए कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ जो इमदाद जानी है वो जाने दें, इसलिए कि अभी तक इज़राइल ने उसकी परमिशन नहीं दी है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बात हो रही थी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, तो हो सकता है कि वो कुछ दबाव भी डालें इज़राइल पे, साथ साथ सॉलिडारिटी भी इजहार करें और दबाव भी डालें। लेकिन ये बहुत ही मायूस कुन रहा है अमेरिका का पूरा रोल इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि मुसलमान दुनिया अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ और बच्चों के साथ खड़ी है। अमेरिका कोशिश कर रहा है, अमेरिकी कोशिश के बावजूद सऊदी अरब और मिस्र ने नहीं मजम्मत की, हमास की अपने साथ नहीं मिला सका अमेरिका इन ममालिक को। लेकिन अमली तौर पर OIC या अक़वाम मुत्तहिदा भी जंग बंदी कराने में नाकाम ही नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ हो सकेगा, ये तंजीमें, ये इदारे कुछ कर सकेंगे? इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि जो लड़ाई हो रही है कहीं वो और ज़्यादा ब्रॉडन ना हो जाए, वाइडन ना हो जाए और रीजनलाइज ना हो जाए, यानी कि खित्ते में फैल ना जाए कहीं। सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि अभी तक मगरबी ममालिक में से किसी ने सीज़ फायर की कॉल नहीं दी कि लड़ाई बंद की जाए, जंग बंदी हो। और अफसोस से कहना पड़ता है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका वाहिद टास्क और रोल है कि वो जंग बंदी कराए और अमन को बहाल करे, वहाँ पर जो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में रूस की एक करारदाद थी जिसमें कि जंग बंदी की पेशकश की गई, यानी कि सीज़ फायर, और उसमें अमेरिका ने वोट नहीं दिया और वो जो करारदाद है वो फेल हो गई, इसलिए कि 9 वोट्स की ज़रूरत थी और रूस को 9 वोट्स नहीं मिले। इसमें अमेरिका के साथ UK था, फ्रांस और जापान।
तो मायूस कौन है ये बात, इसलिए कि इतनी शिद्दत से वहाँ लड़ाई हो रही है, इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बुरान है वहाँ। ब्राज़ील की तरफ से एक करारदाद आ रही है जिस पे भी वोटिंग होगी, उसमें सीज फायर का तस्करा नहीं है, लेकिन एक पॉज का है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज का है, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ जा सके लोगों के लिए। दूसरी तरफ OIC की मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है, जाहिर है तवक्को तो ये की जा रही है मुसलमान दुनिया में और अवाम की तरफ से कि वहाँ कोई मुस्बत कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाएगा, सिर्फ अल्फाजी कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, अभी वाकई कोई मुस्बत एक्शन होपफुली लिया जाएगा और उसका असर भी होगा। कुछ तातुल तो आए, कुछ ये जो गोलाबारी है ये चंद घंटों के लिए रोकी जाए ताकि वहाँ लोगों को खाना पानी ये चीज़ें फराहम की जा सके। लेकिन सबसे ट्रेजेडी ये है कि हम रोज़ इसके बारे में बात करते हैं, ये फ़ौरन हो जाना चाहिए था। अब तक ऑलरेडी इतने दिन गुजर चुके हैं, हालात पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं, तो ये सीज़ फायर या फिर इवन कॉल फॉर इट ये भी हो जाना चाहिए था। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिलाशुबा दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है और हर शोबे में मसनूई ज़हानत इस्तेमाल हो रही है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ हो गई हैं भाई। और लाहौर के एक नौजवान है मोहम्मद हादी सैफ, इन्होंने एक ऐसी मुनफरिद बॉलिंग ऐप या मशीन तैयार की है जो मसनूई ज़हानत के ज़रिए चलेगी और AI बॉलिंग मशीन बैटर को ये बताएगी कि उसने क्या गलतियाँ की हैं, कैसे आउट हुआ है, और फिर इसे दूर करने के लिए खुद प्रैक्टिस भी कराएगी। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद भाई, उन्होंने इसको कहा है कि भी ये तो बेहतरीन सीन है इसका। अब हादी हमारे साथ है। किया है। चलें, हादी हमारे साथ हैं। हादी, सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे, बहुत ही आप क्रिकेट फ़ैन होंगे और कीन ऑब्जर्वर होंगे कि आपने ये ऐप बनाई, कैसे ख्याल आया वैसे? हाँ जी, तो बेसिकली क्रिकेट फ़ैन तो बचपन से ही हूँ। या न्यूजीलैंड का मैच हो रात के 5 बजे उठना या सुबह वर्ल्ड कप के मैचेस हों, अभी अल्लाह का शुक्र है 1:30 PM हुए तो वी कैन वॉच दोस मैचेस टुगेदर। लेकिन ख्याल तब आया जब कोविड में मैंने नई बॉलिंग मशीन ली थी। मैं एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था M2 में, विच इज़ क्लास 9, तो उसमें मैंने कहा अपनी बैटिंग इंप्रूव कर लूँ मैं। तो बिकॉज ऑफ कोविड तो कोई कोच हम मुयसर था नहीं और हमारे सारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे एट अ पॉइंट जब आपको एक्सपर्ट कोचिंग एडवाइस चाहिए होती है, क्योंकि एक बच्चा जो 9th ग्रेड में अभी अपनी टेक्निक में भी लैक करता है, अपने फुटवर्क में भी लैक करता है, उसे चाहिए कि उसे फिजिकली कोई समझाए कि उसका मसला लायक कर रहा है। और ये काम काफ़ी देर रिक्वायर करता है। इट टेक्स अबाउट 4 to 6 months फॉर अ कोच टू वर्क विद द प्लेयर एंड हेल्प हिम आइडेंटिफाई कि उसकी वीकनेसेस हुई किधर है। तो मैंने कहा एक एटलीस्ट एक एस्पेक्ट एक बनाया जाए बॉलिंग मशीन का जो एटलीस्ट ये बता दे उसमें गलती कहाँ लायक की है। तो आइडिया तो यहाँ से शुरू हुआ। बट आपने बॉलिंग मशीन खुद खरीदी जो हमारे लिए इटसेल्फ एक सरप्राइज की बात है, बट यू वाज सिंस आप प्लेयर थे और आप खेल रहे थे और आप आगे परस्यू करना चाहते थे और उसके बाद आपने क्या डाइवर्ट किया इसको, ज़बरदस्त। शौक का कोई मोल नहीं है। सो हाउ डज दिस ऐप वर्क? ये कैसे काम करती है? ये सिर्फ बेसिक कुछ चीज़ें बता सकती है, हाँ ये गलती की है, या जो हमारे तज्जियाकार यहाँ पे बैठ के तज्जिए दे रहे होते हैं वो गलतियां भी आइडेंटिफाई कर लेती है और फिर उनको करेक्ट भी कराती है? हाँ, मतलब एक बॉलर को जज किस तरह करें? कितनी डेप्थ में जाने की सलाहियत रखती है अभी ये? हाँ जी, तो I'll explain it in 2 parts. तो पहली चीज़ है कि how does the app work in itself? तो ये ना AI पे चलती है ऐप। तो उसमें AI का हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क होता है, उसे हम कहते हैं LSTM, which is long short term memory. That's one of the neural networks जो डिटेक्ट करता है कि चलें सीख के देखता है कि कहाँ गलती लायक आ रही है। और हम ये ऐसे ही करते हैं, हम यूज़ करते हैं पोस्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। उसमें हमने शॉर्ट्स फीड की भी हैं। तो बिफोर वी एक्चुअली लॉन्च दी ऐप मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स ट्रेन की, तो 100 की तादाद में पुल शॉट, कवर ड्राइव और काफ़ी और शॉट्स भी दिखाई उसे कि कौन सी शॉट ठीक है, और स्पेसिफिक वीकनेसेस के साथ भी ट्रेन किया मॉडल को कि अगर पुल शॉट मारेगा तो गंदी हेड मूवमेंट होगी तो ऐसा पुल शॉट होगा। तो इट काइंड ऑफ लर्न्स ऑन इटसेल्फ कि ये पुल शॉट अच्छी है और ये गलत है। दैट्स हाउ द मॉडल वर्क्स। जब हम ऐप की बात करते हैं, एक कैमरा लगा होता है आपकी पिच के ऊपर जो आपको नजर आ रहा होगा, जो स्केलेटन आपका डिस्प्ले कर रहा है, वो पोस्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो वो साथ साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा है रियल टाइम में कि बैट्समैन ने शॉट खेली कौन सी है और कैसे खेली है। अच्छा, उसके हमारे पास ऑलमोस्ट 6 एस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं ऐप के अंदर। दैट्स फॉर अ लेमैन व्यूअर, those are layman terms. So it's foot movement, head movement, आपने लेट खेली है, आपकी हेड पोजीशन कैसे थी, आपकी आईज कहाँ थी बॉल के वक्त, आपने कैसे जनरली शॉट खेली, did you time the ball, did you play early, did you play late,
all of that information is displayed real time to you. Now the interesting thing that we did, हादी थैंक यू, बड़ी जबरदस्त, बड़ी मुख्तसर बता दें, ये पीसीबी से कोई है आपका राब्ता इस ऐप को? हाँ, मतलब एक्चुअली तो इट शुड बी यूज्ड। हाँ जी, तो पीसीबी से अभी रास्ता किया था हमने, तो आयरन क्रिकेटिंग चैनल साथ, तो मुश्ताक भाई से हमारा काफ़ी रास्ता रहा है उसमें, तो उससे भी इनवाइटेड हिम अप टू सी दिस ऐप, ताकि वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके जो ऐप देखती है ना बैट्समैन को अगली बॉल खिलाती है, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैट्समैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन वीकनेसेस जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कोचेस इजीली। लाइक वी हैव पीपल इन द पार्क टीम जो कंसिस्टेंटली एक ही सॉर्ट ऑफ डिलीवरी पे आउट होते हैं, दैट डिलीवरी इज नॉट वेरी इजी। हम कितना इन मैचेस में भी देख रहे हैं। सो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड व्हाट अ वंडरफुल थिंग दैट यू जबरदस्त बात है, और खास तौर पे अप्रूव्ड बाय मोहम्मद यूसुफ एंड मुश्ताक भाई एंड एवरीबॉडी, तो ये डेफिनेटली इसको आईजी सिंध रिफत मुख्तार कहते हैं कि वो इस ओहदे पर महदूद मुद्दत और महदूद मैंडेट के तहत आए, लेकिन कच्चे के डाकुओं से लेकर कराची के स्ट्रीट क्राइम तक कुछ ना कुछ करके जाएंगे। हमारे साथ ही अफजल नदीम डोगर, उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, लेट्स वॉच इट। इंटरिम पीरियड का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है या उसका टास्क होता है वो यही है कि पुरअमन इंतखाबात का हेल्ड करवाना, यही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना है, और फिर वो पोलिंग स्कीम देनी है, सिक्योरिटी जो उसकी पोलिंग स्टेशंस की है और पोलिंग के अमले की है, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उनके सारों की सिक्योरिटी का। कराची के बारे में, स्ट्रीट क्राइम के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था। इस तरह कच्चे के डाकुओं के हवाले से रोज़ बंदे अगवा हो रहे थे, उस हवाले से बहुत ज़्यादा था। कच्चे के जहाँ सोलूशन का ताल्लुक है उसमें दो हैं। इमीडिएट तो यही है कि उसको फ्लैश आउट करना है। कच्चे का ये जो है उसमें हमने अब 9 बंदे हमारे पास सरेंडर कर चुके हैं डाकू जो हैं, उनमें 2 हेड मनी वाले हैं, इसके अलावा 4 जो है वो हलाक हो चुके हैं और 12 के करीब हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं सारा कुछ। लेकिन ये आर्जी तौर पे हम कर रहे हैं, लोगों को भी वहाँ नज़र आया कि 90% क्राइम डाउन हो गया इन 4 अजला में जहाँ कच्चे के डाकू बड़े बिला खौफ व ख़तर घुमा करते थे। सखर में पिछले 1.5 माह में एक भी किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं हुई, ये रिकॉर्ड हो गया है सारा सखर के लिए। ख़वातीन के साथ कुछ वाक़यात हुए, काफ़ी खौफ और राज फैलता है, तो इस पे कुछ आप हिदायत दी हैं आपने? इसमें मैं कहूँगा कि पुलिस से ज़्यादा ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है। वालदैन का किरदार, माशरे का किरदार, उस्तादा का किरदार, जो इंस्टीट्यूशन है उनका किरदार, साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का। तो गली मोहल्ले में देखें हर जगह तो कैमरा नहीं है, हर जगह पुलिस नहीं है, लेकिन लोग तो हैं ना, उस मोहल्ले के लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो हम देखते थे पुराने वक्तों में ये होता था, जो मोहल्ले के बाबे उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरास, पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरास। तो वो बुज़ुर्ग बैठे रहते थे गलियों में, गलियां भी खुली होती थी, ये मोटरसाइकिल या ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। अब ये इस मोटरसाइकिल और ट्रैफिक ने बर्बाद कर दिया, वो बाहर बैठना भी मुहाल हो गया। तो कुछ सोसाइटी को भी हमारे साथ मिलकर चलना पड़ेगा, ये होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच होगी इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता होगा कि ये बंदा है और उसको घेर लेंगे, उसको पता होगा मैं बच नहीं सकूँगा। लोग जब खड़े हो जाएंगे तो कोई बच नहीं सकेगा। इनेबलिंग एनवायरनमेंट की ये बात कर रहे थे। That is it for today. We're going to see you tomorrow.